हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गुरु मंत्र शिक्षा का ग्रंथ। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं। आप सब अपनी स्टडीज़ बहुत अच्छे से कर रहे हैं और आप अपने एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छे से प्रिपरेशन को करते जा रहे हैं। आई एम योर एजुकेटर निधि दुआ और मैं आपको केमिस्ट्री पढ़ाती हूँ हमारे अपने यूट्यूब चैनल गुरु मंत्र शिक्षा के ग्रंथ पर। गाइस, दिस इज़ आवर केमिस्ट्री सिलेबस फॉर गेट 2021 एग्ज़ाम और ये हमारा सेक्शन 1 है जिसका नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड पीरियोडिसिटी। अब तक हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर ख़त्म कर लिया है और हमने स्टार्ट किया था पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी के अंदर भी हमने पीरियडिक टेबल के बारे में कुछ चीज़ें देखी थी। अब तक हमने जो टॉपिक ख़त्म कर लिए हैं वो हैं ये टॉपिक्स जिनके नाम आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि अगर आपने अब तक ये टॉपिक्स नहीं पढ़े हैं तो आप पहले जाके इन्हें कवर अप कीजिए। और आज के लेक्चर में जो टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है पीरियडिक प्रॉपर्टीज़ या फिर ट्रेंड्स इन पीरियडिक प्रॉपर्टीज़। ट्रेंड्स का मतलब है वो स्पेसिफिक पैटर्न जो कि पीरियडिक टेबल के अंदर हमें देखने को मिलता है बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स एंड डिफरेंट पीरियड्स। सो बेसिकली पीरियडिक टेबल का ऑर्गेनाइजेशन इस तरीके से हुआ है कि उसके अंदर हमें बहुत सारे ट्रेंड्स देखने को मिलते हैं, बहुत सारे सिमिलैरिटीज़ देखने को मिलती हैं, बहुत सारे डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स। Periodic trends are specific patterns in the properties of chemical elements that are revealed in a periodic table of elements. So basically जो periodic trends हम देखने जा रहे हैं उनमें से कुछ आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं। ये मेजर पीरियडिक ट्रेंड्स हैं जिनके बारे में हम अभी पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहला पीरियडिक ट्रेंड है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जिसे हम Z इफेक्टिव के नाम से भी जानते हैं। Z इफेक्टिव को डिफाइन किया जाता है एक अट्रैक्टिव फोर्स की टर्म में। ये अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन के बीच में लगता है। इट इज डिफाइंड एज द अट्रैक्टिव न्यूक्लियर पॉजिटिव चार्ज ऑफ न्यूक्लियर प्रोटॉन्स एक्टिंग ऑन वैलेंस शेल। आपको पता है न्यूक्लियस के पास सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज होता है, इसीलिए ये Z इफेक्टिव न्यूक्लियर प्रोटॉन्स, न्यूक्लियर का मतलब न्यूक्लियस है, जितने भी न्यूक्लियस के पास प्रोटॉन्स हैं, जितना भी पॉजिटिव चार्ज है वहाँ से निकल के वैलेंस शेल के आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन्स पर लगता है। Z इफेक्टिव की वैल्यू हमेशा कम होती है टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स से। मतलब Z इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यानी कि न्यूक्लियस के पास जितना भी पॉजिटिव चार्ज है उससे हमेशा कम आएगी। उसका रीज़न है ड्यू टू शील्डिंग इफेक्ट, या फिर शील्डिंग इफेक्ट को ही हम बोलते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट या फिर एटॉमिक शील्डिंग। स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट का मतलब है कि ये भी एक फोर्स होता है, ये एक अट्रैक्शन फोर्स होता है बिटवीन ऑल द इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियस इन एनी एटम विद मोर देन वन इलेक्ट्रॉन। मतलब कि जितने भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं एक एटम के पास, उन इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस के बीच में लगने वाला जो फोर्स है उसे कहा जाता है शील्डिंग इफेक्ट या फिर शील्डिंग फोर्स। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ही जितने भी पीरियडिक ट्रेंड्स हैं उनके पीछे का मेन लॉजिक है, मेन रीज़न है। इसीलिए हम सबसे पहले Z इफेक्टिव के बारे में पढ़ना प्रेफर करते हैं जिससे आगे चल के चीज़ें आसान हो जाएं। Z इफेक्टिव जो फोर्स है वो एक्सपीरियंस्ड होता है इलेक्ट्रॉन के थ्रू और उस चीज़ को बोला जाता है, उस चार्ज को बोला जाता है कोर चार्ज। सो बेसिकली Z इफेक्टिव कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है Z माइनस सिग्मा, वेयर Z रिप्रेजेंट्स द न्यूक्लियर चार्ज और सिग्मा रिप्रेजेंट्स द शील्डिंग कांस्टेंट। न्यूक्लियर चार्ज का मतलब है न्यूक्लियस के पास जितना भी चार्ज है और शील्डिंग कांस्टेंट आप जानते हैं स्क्रीनिंग कांस्टेंट है। सिग्मा की वैल्यू डिक्रीज होती है जैसे जैसे आप S सबशेल से F सबशेल की ओर बढ़ते जाते हैं।
डी और एफ के लिए सिग्मा की वैल्यू काफ़ी कम होती है। उसका मेन रीज़न ये है क्योंकि डी और एफ की साइज़ ज़्यादा होता है और डी और एफ सबशेल का साइज़ ज़्यादा होता है और इनकी शेप डिफ्यूज्ड होती है। आपने पिछले लेक्चर के अंदर देखा था कि डी और एफ की शेप क्या होती है। नेक्स्ट पॉइंट इज जेड इफेक्टिव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस, ये आपको मार्क करके रखना है, ये आपको याद करके रखना है कि जेड इफेक्टिव की वैल्यू पॉजिटिव चार्ज के बढ़ने के साथ साथ बढ़ेगी और जैसे ही नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा जेड इफेक्टिव की वैल्यू कम होगी। इसका रीज़न यही है क्योंकि जेड इफेक्टिव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पॉजिटिव चार्ज के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है नेगेटिव चार्ज के। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये जो आपको फॉर्मूला दिख रहा है ये सिर्फ एप्लीकेबल है उन डिफरेंट आयंस के लिए जो कि एक सिमिलर एलिमेंट के हैं और या फिर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ के। आपको पता है जितने भी डिफरेंट आयंस होते हैं पर्टिकुलर एलिमेंट के, उनके पास इलेक्ट्रॉन के नंबर सेम होते हैं और आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब भी यही है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम होने चाहिए चाहे आप डिफरेंट एलिमेंट्स की बात ही क्यों ना करें। देखिए आपको एग्जाम्पल दिख रहा है, सबसे पहला एग्जाम्पल है n+3 n एंड n-3। इसके बीच में आपको रिलेशनशिप बताना है कि कहाँ पे z इफेक्टिव की वैल्यू ज़्यादा है और कहाँ पे z इफेक्टिव की वैल्यू कम है। तो बेसिकली गाइज आपको पता है z इफेक्टिव की वैल्यू तब बढ़ेगी जब पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होगा। आपने यहाँ देखा है z इफेक्टिव की वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पॉजिटिव चार्ज के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है नेगेटिव चार्ज के। तो आपको दिख रहा है सबसे ज़्यादा चार्ज है यहाँ पे n+3 के पास, तो n+3 का z इफेक्टिव की वैल्यू सबसे ज़्यादा है और n-3 के पास सबसे कम है क्योंकि z इफेक्टिव की वैल्यू इन्वर्स रिलेशनशिप शो करती है विद नेगेटिव चार्ज। ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन के अंदर आपको दिख रहा है, सेकंड एग्जाम्पल के अंदर आपको दिख रहा है Be+2 के पास सबसे ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज है, इसीलिए z इफेक्टिव की वैल्यू Be+2 की सबसे ज़्यादा हो गई। अब बात आती है n-3 O-2 F-Na+N Mg+2। आपको यहाँ पे नेगेटिव चार्ज भी दिया हुआ है और पॉजिटिव चार्ज भी दिया हुआ है। ऐसे क्वेश्चन के अंदर आपको सबसे ज़्यादा z इफेक्टिव लगाना है पॉजिटिव चार्ज के पास। सबसे मेन जो है वो है कि z इफेक्टिव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज, इसीलिए Mg+2 की वैल्यू सबसे ज़्यादा हो गई z इफेक्टिव के लिए और n-3 जहाँ पे चार्ज ज़्यादा है, तो अगर माइनस चार्ज ज़्यादा है तो z इफेक्टिव की वैल्यू कम होती जा रही है। तो ऑर्डर बन गया ये। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइज, आपको ये याद रखना है। फॉर नॉर्मल एलिमेंट्स का मतलब है s ब्लॉक एलिमेंट जो कि थे फर्स्ट ए और सेकेंड ए ग्रुप और p ब्लॉक एलिमेंट जो कि है 13th ग्रुप से लेके 18th ग्रुप के बीच के एलिमेंट्स। उन एलिमेंट्स के लिए जैसे ही आप अलोंग द पीरियड चलेंगे तो z इफेक्टिव की वैल्यू इंक्रीज होती है बाय द फैक्टर ऑफ 0.65। आई रिपीट, आपको याद रखना है कि नॉर्मल एलिमेंट्स के लिए जैसे ही आप अलोंग द पीरियड मूव करेंगे तो z इफेक्टिव की वैल्यू इंक्रीज होती जाती है बाय द फैक्टर ऑफ 0.65। एंड फॉर ट्रांजिशन एलिमेंट्स यानी कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए, डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो कि पीरियडिक टेबल के मिडिल में पाए जाते हैं, उनके लिए जब आप अलोंग द पीरियड मूव करेंगे तो z इफेक्टिव की वैल्यू इंक्रीज होगी बाय द फैक्टर ऑफ 1.5। इस स्लाइड से आपके कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व हो जाएंगे क्योंकि कई बार क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लिया जाता है रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग कि किन क्वेश्चंस के अंदर, किन एलिमेंट्स के अंदर z इफेक्टिव की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। तो चलिए देखते हैं। ये देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है आपके पास, which pair represents the increment in z effective by 0.65। आपको वो पेयर बताना है जिसके अंदर z इफेक्टिव की वैल्यू इंक्रीज हो रही है बाय द फैक्टर ऑफ 0.65। आपको पता है बाय द फैक्टर ऑफ 0.65 नॉर्मल रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स के अंदर वैल्यू इंक्रीज होती है अलोंग द पीरियड। तो आपको यहाँ पे पीरियडिक टेबल अच्छे से पता होनी चाहिए कि कौन सा एलिमेंट किस ग्रुप के अंदर लाई करता है, कौन सा एलिमेंट किस पीरियड के अंदर लाई करता है, तभी आप ये क्वेश्चन अच्छे से कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का सल्यूशन क्या है, लेकिन
उससे पहले आप इसे खुद से सॉल्व करने का ट्राई कीजिए। ओके गाइज, तो चलिए इसके सोल्यूशन की बात करते हैं। तो गाइज आपको पता है अलोंग द पीरियड जेड इफेक्टिव की वैल्यू इंक्रीज होनी चाहिए, मतलब कि आपको ऐसे एलिमेंट्स देखने हैं, ऐसे कॉन्जिक्यूटिव एलिमेंट्स देखने हैं जो एक के बाद एक आ रहे हैं, मतलब वो दोनों आप साइड बाय साइड हैं, तभी 0.65 वैल्यू इंक्रीज होगी। तो देखिए सबसे पहले आपको ऑप्शन में दे रखा है C2O। तो आपको पता है कार्बन यहाँ पे है 14 ग्रुप के अंदर और फर्स्ट पीरियड के अंदर और ऑक्सीजन है 16th ग्रुप। लेकिन इन दोनों के बीच में आप कार्बन से ऑक्सीजन अलोंग द पीरियड मूव कर रहे हैं, लेकिन बीच में नाइट्रोजन आ रहा है, तो 0.65 से तो जेड इफेक्टिव की वैल्यू इंक्रीज नहीं होगी। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 जो है वो गलत हो गया। 1 सेकेंड गाइस। तो हमारा ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो गया। अब आते हैं Ti टू Cr। तो देखिए Ti कहाँ पे है? Ti है आपके 4th ग्रुप के अंदर और 6th ग्रुप के अंदर आपका है Cr क्रोमियम। इनके बीच में भी V आ रहा है, मतलब यहाँ पे भी 0.65 फैक्टर से तो इंक्रीज नहीं होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो चुका है। अब आते हैं सोडियम टू पोटेशियम। आपको पता है सोडियम और पोटेशियम ग्रुप के अंदर आ रहे हैं, ऊपर से नीचे आ रहे हैं, लेकिन हमें बात तो करनी है पीरियड की, तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया। अब हमारे पास बचता है आखिरी ऑप्शन, या तो हम इसे नेग्लेक्ट करके भी आंसर बता सकते हैं कि 3 ऑप्शन हमने कट कर दिया तो आंसर हमारा Cu2Zn आना चाहिए, लेकिन एक बार हम देख लेते हैं कि लॉजिक क्या है। अब आपको दिख रहा है ग्रुप 11 के अंदर Cu है और 12 के अंदर Zn है, और ये दोनों कॉन्जिक्यूटिव हैं, साइड बाय साइड आ रहे हैं। तो अलोंग द पीरियड मूव करेंगे, जैसे ही हम यहाँ से कॉपर से Zn की तरफ मूव करेंगे तो यहाँ पे इंक्रीज होगा हमारा Z इफेक्टिव बाय द फैक्टर ऑफ 0.65। तो हमारा आंसर जो है वो करेक्ट आंसर जो हमारा आ जाता है वो है Cu2Zn। आई होप आपको अब समझ में आया होगा कि इस स्लाइड का कितना इंपॉर्टेंस है, आपको ये चीज याद रखनी है। ओके गाइस, सो नेक्स्ट जो हमारा ट्रेंड है वो है एटॉमिक साइज या फिर एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस का सिंपल मतलब है कि कितनी डिस्टेंस है, कितना एवरेज डिस्टेंस जा रहा है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का फ्रॉम द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस, मतलब न्यूक्लियस से लेके आउटर मोस्ट शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उसके बीच का एवरेज डिस्टेंस, उसे कहा जाता है रेडियस। अब ये एटॉमिक रेडियस 4 टाइप की होती है। सबसे पहली जो रेडियस है उसका नाम है कोवेलेंट रेडियस। कोवेलेंट रेडियस कोवेलेंट कंपाउंड्स के अंदर मिलती है। कोवेलेंट कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जो कि सिंगल बॉन्डेड एटम्स होते हैं, मतलब एक सिंगल एटम दूसरे सिंगल एटम से कंबाइंड हो जाता है। और कोवेलेंट रेडियस हाफ होती है इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, मतलब न्यूक्लियस से हाफ होगी बिटवीन 2 सिंगल बॉन्डेड एटम्स। नेक्स्ट इज, अगर आपको कोवेलेंट रेडियस कैलकुलेट करनी है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ से न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए होमो एटमिक मॉलिक्यूल का मतलब है जब 2 सेम टाइप के एटम्स मिलते हैं और वो एक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। आपको पता है एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि O2, अगर हम एक एटम O का ले रहे हैं और दूसरा एटम O का ले रहे हैं तो वो फॉर्म करेगा O2, तो उसे बोला जाएगा होमो एटमिक मॉलिक्यूल। दूसरी ही और अगर हम हीट्रो एटमिक मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, मतलब हमने एक एलिमेंट कोई और लिया और एक एलिमेंट हमने कोई और लिया, तो उसे कहा जाएगा हीट्रो एटमिक मॉलिक्यूल।
यहाँ पे आपको डायग्राम के अंदर भी दिख रहा है, ये ए एलिमेंट है और ये ए एलिमेंट है। ये दोनों जब मिले इन्होंने एक मॉलिक्यूल बनाया जिसे नाम दिया गया A2। और इस फर्स्ट वाले ए से सेकंड वाले ए के बीच की जो एवरेज डिस्टेंस है, न्यूक्लियस से जो एवरेज डिस्टेंस आ रही है, उसे कहा जाता है कोवेलेंट रेडियस। एक साइंटिस्ट थे शूमेकर एंड स्टेंसन, उन्होंने अपना फॉर्मूला दिया इस कोवेलेंट रेडियस को कैलकुलेट करने का बिटवीन दी हीट्रो एटमिक मॉलिक्यूल्स, जो कि था DAB। मतलब ए यहाँ पे एक एलिमेंट रिप्रेजेंट कर रहा है, बी यहाँ पे दूसरा एलिमेंट रिप्रेजेंट कर रहा है, इज इक्वल्स टू RA प्लस RB। RA का मतलब है कि एलिमेंट ए की रेडियस और RB का मतलब है एलिमेंट बी की रेडियस, माइनस 0.09 इंटू डिफरेंस ऑफ दियर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब आपको यहाँ इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है कि स्टेंसन एंड शूमेकर फॉर्मूला के अंदर RA जो और RB जो आप लेंगे उसकी वैल्यू हमेशा एंगस्ट्रॉम में होनी चाहिए, या फिर अगर आप एंगस्ट्रॉम में ले रहे हैं तो 0.09 को आप 9 ले सकते हैं पिकोमीटर के अंदर। अब यहाँ पे हम एग्जाम्पल से समझते हैं कि ये फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है हमें। तो फॉर्मूला हमारा है DAB इज इक्वल्स टू RA प्लस RB माइनस 0.09 इंटू डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। देखिए आपको क्वेश्चन दे रखा है, आपको डिस्टेंस दी हुई है, टोटल डिस्टेंस दी हुई है, टोटल डायमीटर दिया हुआ है बिटवीन दी हाइड्रोजन एटम्स, बिटवीन होमो एटमिक मॉलिक्यूल्स, दैट इज 74 पिकोमीटर। आपको पिकोमीटर के अंदर दिया हुआ है। अगर आपको पिकोमीटर के अंदर दिया हुआ है तो आप इस 0.09 को 9 ले सकते हैं। अब आपको Cl बिटवीन Cl एंड Cl दी हुई है 198 पिकोमीटर, और आपसे पूछा है आपको HCl के बीच में डिस्टेंस बतानी है। तो देखिए आपको पता है DAB हमने लिखा, तो हमने सबसे पहले हाइड्रोजन का जो हमें डायमीटर डिस्टेंस दी हुई है हमने उसे रेडियस में कन्वर्ट किया विद द हेल्प ऑफ डिवाइडेड बाय 2। आपको पता है रेडियस जो होती है वो हाफ होती है टोटल डिस्टेंस के टोटल डायमीटर के। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया RH, हाइड्रोजन का रेडियस आ गया 37 पिकोमीटर। ऐसे ही हमने क्लोरीन के लिए कैलकुलेट कर लिया 198 डिवाइडेड बाय 2, तो हमारे पास आ गया 99 पिकोमीटर। अब हमें कैलकुलेट करना है डिस्टेंस HCl के लिए, तो हमने क्या किया, RCl निकाल लिया, RHCl निकाल लिया। तो आपको पता है RH प्लस RCl माइनस 9 इंटू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। 9 हमने क्यों लिया, क्योंकि हमें यहाँ पे पिकोमीटर में गिवन था। ये एक शॉर्ट ट्रिक है, अगर ये एंगस्ट्रॉम में गिवन होता तो हम 0.09 ही लेते। हमने RHCl लिखा, हमने RH की वैल्यू पुट करी जो कि आई 37 प्लस RCl की वैल्यू पुट करी 99 माइनस 9 इंटू, और आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी गिवन होगी क्वेश्चन के अंदर कि H की कितनी है और Cl की कितनी है। तो H की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, मतलब कि जो Cl की या H की जो भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, ज़्यादा वाली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से आपको माइनस कर देना है कम वाली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को। जैसे ही आपने इसे सॉल्व किया आपके पास आ जाता है रेडियस 127.9, जो कि अप्रॉक्स पहुंच जाता है 128 पिकोमीटर के बराबर। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। आपको यहाँ पे अगर कैलकुलेट करनी है रेडियस, कोवेलेंट रेडियस कैलकुलेट करनी है, तो आपको स्टेंसन एंड शूमेकर फॉर्मूला अच्छे से पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज मेटालिक रेडियस। मेटालिक रेडियस हाफ होती है इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन 2 नियरेस्ट मेटल एटम्स। सो बेसिकली मेटालिक रेडियस जो होती है वो बिटवीन 2 मेटल्स पाई जाती है। नेक्स्ट आती है वैन डर वाल्स रेडियस, जो कि सॉलिड्स और नोबल गैसेस के अंदर आपको मिलेगी। ये भी टोटल डिस्टेंस की हाफ हो जाएगी, या फिर एवरेज डिस्टेंस होती है। आयनिक रेडियस जो होती है वो डिफरेंट आयंस के अंदर मिलती है ऑफ एन सिमिलर एलिमेंट। नेक्स्ट इज, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ गिवन है गाइस, ये चीज़ें आपको याद रखनी है जहाँ पे भी आपको इंपॉर्टेंट लिखा हुआ मिल रहा है। सो बेसिकली हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ज़्यादातर चीज़ें आपको याद ही रखनी होंगी। सो बेसिकली नंबर 1 पॉइंट है कि R वैन डर वाल्स इज मच ग्रेटर देन द R मेटालिक एंड R मेटालिक इज ग्रेटर देन द कोवेलेंट रेडियस ऑलवेज। तो ये ट्रेंड हमेशा फॉलो होता है कि वैन डर वाल्स रेडियस हमेशा सबसे ज़्यादा होती है और कोवेलेंट रेडियस सबसे कम होती है। अगर हमसे कोई वैन डर वाल रेडियस और कोवेलेंट रेडियस के बीच का रिलेशनशिप पूछता है
तो वो ये जाता है कि वैन डर वाल रेडियस इक्वल होती है 2 इंटू कोवेलेंट रेडियस के, मतलब कि वैन डर वाल्स रेडियस ट्वाइस होती है कोवेलेंट रेडियस के। नॉन मेटल्स के अंदर कोवेलेंट बॉन्ड और वैन डर वाल्स बॉन्ड बन सकता है, मतलब कि उसके अंदर कोवेलेंट और वैन डर वाल्स रेडियस पॉसिबल है। बिटवीन मेटल कोवेलेंट प्लस मेटालिक रेडियस इज पॉसिबल। ये चीज़ें आपको गाइस याद रखनी है। नेक्स्ट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग एटॉमिक रेडियस एंड साइज। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ से हमारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे कि जैसे जैसे नंबर पॉइंट बोलता है जैसे जैसे नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होंगे वैसे ही रेडियस इंक्रीज होगी, और रेडियस इंक्रीज होगी तो ओवरऑल साइज इंक्रीज होगा। जेड इफेक्टिव इंक्रीजेस। सेकेंड पॉइंट बोलता है कि अगर जेड इफेक्टिव इंक्रीज हो रहा है तो साइज डिक्रीज करेगा, विच मीन्स जेड इफेक्टिव इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, या फिर साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव। अगर जेड इफेक्टिव की वैल्यू कम होगी तो साइज इंक्रीज होगा। नोट, in groups when z difference is 32 between two elements then size remain constant, which means जब आप ग्रुप के अंदर बात करेंगे, ऊपर से नीचे आप बात करेंगे पीरियडिक टेबल के अंदर, तो अगर किन्हीं दो एलिमेंट के बीच का z का डिफरेंस 32 आ रहा है तो उनका साइज ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहेगा। ये चीज़ हम आगे जाके देखेंगे। नेक्स्ट इज वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियस इन पीरियडिक टेबल, कि एटॉमिक रेडियस कैसे कैसे वेरी करती है पीरियडिक टेबल के अंदर। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट है कि इन अ पीरियड नंबर ऑफ शेल रिमेन कांस्टेंट। जब आप अलोंग द पीरियड मूव करेंगे तो शेल का नंबर कांस्टेंट रहता है, मतलब जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो शेल्स सेम रहते हैं एंड जेड इफेक्टिव इंक्रीजेस, और लेफ्ट टू राइट जाने पे अलोंग द पीरियड जाने पे जेड इफेक्टिव हमेशा इंक्रीज करता है। और आपको पता है जेड इफेक्टिव और साइज का रिलेशन इनवर्स रेशो में फॉलो होता है, इसीलिए जैसे ही जेड इफेक्टिव की वैल्यू इंक्रीज होगी साइज डिक्रीज करता जाएगा। इसीलिए यहाँ लिखा हुआ है इन अ पीरियड नंबर ऑफ शेल रिमेन कांस्टेंट, पीरियड के अंदर शेल कांस्टेंट रहेंगे और जेड इफेक्टिव इंक्रीज होगा, और जेड इफेक्टिव इंक्रीज होगा तो साइज डिक्रीज होगा। नेक्स्ट इज इन अ ग्रुप नंबर ऑफ शेल्स, सॉरी गाइज दिस इज शेल्स, जैसे ही शेल्स इंक्रीज होंगे तो साइज भी इंक्रीज होगा इन अ ग्रुप। वापस से आपको इंपॉर्टेंट चीज दिख रही है, ये आपको लर्न करनी है। तो सबसे पहला पॉइंट है मैक्सिमम एटॉमिक रेडियस इन अ पीरियड। तो सबसे ज़्यादा एटॉमिक रेडियस किसकी होती है? एटॉमिक रेडियस सबसे ज़्यादा होती है नोबल गैसेस की। यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि एटॉमिक रेडियस सबसे ज़्यादा किसकी होती है। मैक्सिमम कोवेलेंट रेडियस होती है एल्कालाइल मेटल की, जो कि है फॉस्फेट ग्रुप, और मिनिमम एटॉमिक रेडियस होती है हैलोजन की, और सबसे कम एटॉमिक रेडियस होती है हैलोजन्स की। 1 सेकेंड गाइज, यहाँ पे ये शेल्स था, मैं लिख देती हूँ। ओके, सो बेसिकली यहाँ पे भी हमारे पास एक फॉर्मूला आ जाता है कि साइज कैसे डिपेंड करता है। साइज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नेगेटिव चार्ज के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है पॉजिटिव चार्ज के। इसको आप रिलेट कर सकते हो जेड इफेक्टिव से। आपको पता है जेड इफेक्टिव का फॉर्मूला जो हमने देखा था वो ये था कि जेड इफेक्टिव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज। और आपको पता है जेड इफेक्टिव और साइज आपस में इनवर्स रेशो करते हैं, इसीलिए साइज का जो फॉर्मूला है, साइज का जो प्रोपोर्शनलिटी है वो अपोजिट हो गई जेड इफेक्टिव से। सो बेसिकली ये फॉर्मूला भी फॉर सेम एलिमेंट्स अप्लाई होता है, फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज अप्लाई होता है। अब गाइज, अगर आपको मान लीजिए किसी क्वेश्चन के अंदर इस टाइप का एक ऑर्डर पूछ लिया साइज का कि आपको नेगेटिव चार्ज भी गिवन है, एक नॉर्मल एलिमेंट भी गिवन है, एक पॉजिटिव एलिमेंट भी गिवन है, और आपसे पूछ लिया कि साइज बताइए कि साइज किस ऑर्डर के अंदर वेरी करेगा, तो आप बेसिकली ये ऑर्डर फॉलो करेंगे कि नेगेटिव चार्ज जिसका ज़्यादा होगा उसका साइज सबसे ज़्यादा होगा, फिर आपका नॉर्मल एलिमेंट आएगा, और पॉजिटिव चार्ज जिसका सबसे ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उसका साइज सबसे कम होगा।
एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं कि जिसका पॉजिटिव चार्ज सबसे, अगर आपको 3 एलिमेंट्स दिए हुए हैं ऑक्सीजन O माइनस एंड O प्लस, तो आपको दिख रहा है कि साइज सबसे ज़्यादा पॉजिटिव, सॉरी यहाँ पे भी आपका अपोजिट हो जाएगा, ये चीज़ यहाँ पे गलत लिखी हुई है, सबसे ज़्यादा आपका होगा ऑक्सीजन का O माइनस का, तो सबसे ज़्यादा आपका होगा O माइनस का, यहाँ पे आपका O आएगा। सो बेसिकली आपका चार्ज जो सबसे ज़्यादा होगा वो होगा O माइनस का। ऐसे फिर से लिख देती हूँ, एक सेकेंड। सबसे ज़्यादा जो होगा वो होगा आपका O माइनस का, फिर आपका एलिमेंट आएगा O साइज के लिए, फिर आपका आ जाएगा O प्लस। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि साइज कैसे वेरी कर रहा है। अब आपको पता है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है Na प्लस Mg प्लस 2 Al प्लस 3 एंड Si प्लस 4। देखिए सबसे ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज जिसका होगा उसका साइज सबसे कम होगा, क्योंकि साइज इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज। तो Na प्लस का साइज सबसे ज़्यादा, Mg प्लस का उससे कम, देन Al प्लस 3 एंड Si प्लस 4। Si प्लस 4 का साइज सबसे कम होगा। नेक्स्ट इज, यहाँ पे आपको काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट ऑर्डर्स दिख रहे हैं एटॉमिक रेडियस के। हम इस स्लाइड के अंदर और इसके नेक्स्ट वाली स्लाइड के अंदर जितने भी ऑर्डर्स जहाँ पे भी वेरिएशन आते हैं एटॉमिक रेडियस के, वो सारे कवर अप कर लेंगे, तो आपको एक जगह ही सारे ऑर्डर्स मिल जाएंगे। तो सबसे पहले सेकंड पीरियड के अंदर जो आता है ऑर्डर वो ये है कि रेडियस साइज डिक्रीज करता है जैसे जैसे आप लेफ़्ट टू राइट मूव कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे लिथियम से स्टार्ट करते हुए फ्लोरीन तक Z इफेक्टिव की वैल्यू इंक्रीज करती है, इसीलिए साइज डिक्रीज कर रहा है। वहीं फ्लोरीन से नियॉन की तरफ जब आप जाएंगे तो साइज फ्लोरीन का कम हो जाता है और नियॉन का ज़्यादा हो जाता है। उसका रीज़न है वैन डर वाल्स रेडियस के कारण। ये चीज़ें आपको याद रखनी है, ये कुछ एक्सेप्शन केसेस आ जाते हैं। नेक्स्ट इज इन ट्रांजिशन एलिमेंट्स, डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर जैसे ही आप Sc से मूव करेंगे Fe तक, आयरन तक, तो Z इफेक्टिव की वैल्यू ज़्यादा होती है, Z की वैल्यू ज़्यादा होती है सिग्मा से, इसीलिए एटॉमिक साइज जो होता है, एटॉमिक रेडियस जो होती है वो डिक्रीज करती है आयरन तक। लेकिन आयरन से लेके निकल तक Z की वैल्यू सेम रहती है, सिमिलर रहती है, सिग्मा के बराबर, इसीलिए इनका रेडियस ऑलमोस्ट सेम होता है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट होता है। और निकल से मूव करते हुए जिंक तक Z की वैल्यू कम हो जाती है, इसीलिए साइज जो होता है वो यहाँ पे बढ़ जाता है, जिंक का ज़्यादा हो जाता है। ये चीज़ें गाइज आपको याद रखनी है, यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है। बट इन केस ऑफ मेटालिक रेडियस, लेकिन वहीं अगर आपसे ट्रांजिशन एलिमेंट के केस में मेटालिक रेडियस पूछ ली जाती है, ये आपका कोवेलेंट रेडियस का ऑर्डर था, अगर मेटालिक रेडियस आपसे पूछी जा रही है तो चेंज आएगा केवल Mn और Cr के बीच में। Mn की रेडियस ज़्यादा हो जाएगी Cr से। सो गाइज बाकी सिमिलर रहेगा, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ चेंज हो जाएगी। नंबर थर्ड है ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियस ऑफ ग्रुप फर्स्ट ए एंड सेकेंड ए। कई बार क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछ लिया जाता है कि हमें फर्स्ट ए और सेकेंड ए के अंदर एटॉमिक रेडियस का ऑर्डर बताना है। तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम सिंपली इसे लर्न करने की एक ट्रिक है कि हम फर्स्ट ए और सेकेंड ए को अलग अलग रोज के अंदर बनाएंगे। हमने लिख दिया फर्स्ट ए के एलिमेंट्स लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। सेकेंड ए के एलिमेंट्स हमने लिख दिए बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्कॉन्शियम एंड बेरियम। हम क्या करेंगे, सेकेंड ए से मूव करेंगे लिथियम की तरफ, ये एरो आपको मूव करते हुए दिख रहे हैं। बेरियम से आपको स्टार्ट करना है, Be से आपने स्टार्ट किया लिथियम से, लिथियम पे आप आए Mg से सोडियम, देन कैल्शियम, फिर कैल्शियम से आप नीचे आए Sc, देन बेरियम, फिर बेरियम से आप ऊपर गए पोटेशियम, देन Rb, देन Cs। अब जिस ऑर्डर में आपने ये चीज़ फॉलो करी है, ये एरोस को फॉलो करा है, उसी ऑर्डर में आप इंक्रीज करते जाइए एटॉमिक रेडियस को। देखिए हमने Be से स्टार्ट किया था, तो Be का सबसे कम, Be से बढ़ते हुए Li का सबसे ज़्यादा, और ऐसे ही हमने सबसे ज़्यादा लिख दिया सीजियम का, क्योंकि यहाँ पे बेरियम से हम पोटेशियम पे आए थे, पोटेशियम से हम रुबिडियम और देन सीजियम। तो ये एक छोटी सी ट्रिक थी कि अगर आपसे फर्स्ट ए और सेकेंड ए के बीच में एटॉमिक रेडियस को कंपेयर करवाया जाता है तो आप ऑर्डर इस तरीके से दे देंगे, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज इन 13th ग्रुप। 13th ग्रुप के अंदर आपके एलिमेंट्स हैं बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम।
तो बेसिकली एल्यूमिनियम और गैलियम का जो साइज होता है वो ऑलमोस्ट सेम रहता है और उसके बीच का रीज़न होता है ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन, मतलब डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है। और इंडियम और थैलियम के बीच का जो डिफरेंस आता है वो आता है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। और अगर हमसे सिंपली कोई ऑर्डर पूछ लिया जाता है तो एल्यूमिनियम और गैलियम के अंदर एल्यूमिनियम का रेडियस ज़्यादा होता है और इंडियम और थेलियम के अंदर थेलियम का रेडियस ज़्यादा होता है। एंड इन ग्रुप 4 to 12 यानी कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर 3D से कम होता है 4D सीरीज़ का और 4D 5D और 6D सीरीज़ के अंदर एटॉमिक रेडियस ऑलमोस्ट सेम रहता है। आई होप गाइज आपको ये इंपॉर्टेंट ऑर्डर्स अच्छे से समझ में आए होंगे। आपको इन्हें बार बार रिवाइज करना है क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप जितनी बार पढ़ेंगे उतने अच्छे से ही आपके दिमाग में फिट होगी और यहाँ पे आपको चीज़ें ज़्यादातर याद ही रखनी हैं। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ में आया। हम अगले लेक्चर के अंदर और पीरियडिक प्रॉपर्टीज़ को अच्छे से कवर अप करेंगे। इन केस अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल गुरु मंत्र शिक्षा के ग्रंथ को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसका नाम है गुरु मंत्र। यू कैन ऑल्सो join our Facebook page. And for further queries, please mail us on tanejanehaofficial@gmail.com and you can also contact us on the given number. Thank you very much guys. I hope you liked the video.